छवि, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बताया? संग्राम उसके पास आकर बोला। आप इस तरह परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं बताती हूँ। वो डॉक्टर कहता है कि आप पापा बनने वाले हो। छवि बोली। क्या? मैं पापा? मतलब तुम माँ बनने वाली हो? सच्ची? छवि, तुम सच कह रही हो? इस बार हम कोई गलती नहीं करेंगे। हम अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। मम्मी, मम्मी, उसने मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी मिठाई लेकर वहाँ आई और बोली, ये लो बेटा, मुंह मीठा करो, मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो मम्मी। मैं सोच रहा था कि अब हमें इसका पहले से ज़्यादा ध्यान रखना होगा। संग्राम बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। इसलिए मैंने तय किया है कि तुम लोग अब इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं अब ठीक हूँ, ऊपर रह लूँगी। डॉक्टर ने 3 महीने एहतियात करने को कहा है। मम्मी बोली। ठीक है मम्मी जी, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन अगर आप भी ऊपर नहीं चढ़ सकती तो हम वो सामने वाले घर में चलते हैं। वहाँ निचली फ्लोर पर 3 बेडरूम हैं। फिर आप भी नीचे रह सकते हो। संग्राम बोला। नहीं बेटा, यहीं ठीक है। यहाँ का हिसाब है, उस घर में अजीब सा लगेगा। मम्मी बोली। संग्राम और छवि भी मान गए। अहमदाबाद। मीना और सहस में अब सुलह हो गई थी। वो रोज आकर सहस के कमरे का सामान सेट करती और उसके लिए कॉफ़ी बनाती। ओम से पूछकर हर काम पूरा करती। स्टाफ भी उसकी मदद करता था। सब उसे बेचारी समझते थे। वो सोचते थे कि सहस उसे परेशान करता है, जानबूझकर ज़्यादा काम देता है। उन्हें लगता था कि सहस उसे अंदर बुलाकर घंटों काम कराता है और बदले में डांटता है, जबकि सहस फ्री होने पर उसे पास बिठाकर उससे प्यार भरी ढेर सारी बातें करता था। उस दिन भी उसने छवि को अंदर बुलाया। सारे स्टाफ ने उसे इशारों से बेस्ट ऑफ लक कहा। वो मन ही मन हंसती हुई कमरे में चली गई। अंदर जाकर उसकी हंसी छूट गई। क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है तुम्हें? सहस उसे हंसते देखकर बोला। जानते हो, स्टाफ वाले सोचते हैं कि तुम मुझे अंदर बुलाकर ढेर सारा काम करवाते हो और डांटते भी हो। मैं भी हाँ कह देती हूँ। अब मैं ये थोड़ी कह सकती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और अंदर बुलाकर ये सब गंदे काम करते हो। वो सहस को दूर करते हुए बोली। अच्छा जी, किस करना और गले लगाना क्या गंदे काम है? तुम चिंता ना करो, मैं ही जाकर बता देता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और जल्द ही हम शादी करने वाले हैं। सहस बोला। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। जब तक तुम मेरे मम्मी पापा से नहीं मिल लेते, हम किसी को नहीं बताएंगे। मीना बोली। मीना, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। कल छुट्टी है, कहीं चलें घूमने? सहस ने पूछा। हाँ, मैं भी सोच रही थी। कॉलेज से तो जा नहीं पाते थे, अब तो जा सकते हैं। मीना बोली। अगले दिन मीना फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का कहकर सहस के साथ घूमने चली गई। वो शॉपिंग करने गए। मीना ने अपनी पसंद के कपड़े, जूते, पर्स आदि लिए। वो सोच रही थी कि इनसे इतने दिन से इसे तंग किया है इसने, अब वो उसके पैसे खर्च करके उससे बदला लेना चाहती थी। पर उसे पता नहीं था कि अब सहस पैसे वाला हो गया था। उसके लिए ये खर्च कुछ भी नहीं था। शॉपिंग करते करते दोपहर हो गई थी। सहस ने पूछा, भूख तो नहीं लगी? इतनी शॉपिंग करके थक गई होगी। सहस ने प्यार से पूछा। भूख तो लगी ही है, जल्दी से कुछ खिला दो। मैं होटल का रास्ता बताती हूँ, वहाँ चलो, वहाँ खाना अच्छा होता है। कहकर मीना उसे शहर के सबसे महंगे होटल में ले गई। सहस सब समझ रहा था, पर वो भी मज़े ले रहा था। उन्होंने होटल में बैठकर खाना खाया। सहस ने बिल देने के बाद हंसते हुए पूछा, अब बदला पूरा हो गया तुम्हारा या अभी और भी कुछ करना बाकी है? बदला? कैसा बदला? मैं तुमसे बदला क्यों लूँगी भला? ओह, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैंने ये सब तुमसे बदला लेने के लिए किया है? अगर ऐसा है तो जब मुझे सैलरी दोगे तो उसमें से ये पैसे काट लेना। मैं ऐसी नहीं हूँ। मीना थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोली। उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम जितनी भी शॉपिंग करना चाहो कर लो। अब मैं अमीर हो गया हूँ, अब तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। सहस बोला। सहस, अब मूवी देखने चलें, बहुत अच्छी मूवी लगी है। मीना बोली। सहस कैसे मना करता। सो वो लोग मूवी देखने चले गए। दोनों टिकट लेकर अंदर जाने लगे तो दिनेश से टकरा गए। मीना उसे देखते ही दूसरी तरफ निकल गई। सहस उसे सामने खड़ा उसे देख रहा था। सॉरी सर, आप यहाँ कैसे? दिनेश ने पूछा। मैं मूवी देखने आया हूँ, सहस कुछ हड़बड़ाकर बोला। आप अकेले ही आए हैं? उसने पूछा। हाँ तो क्या हुआ, कोई अकेला नहीं आ सकता क्या? और तुम भी तो अकेले ही आए हो। नहीं सर, मैं तो अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, वो वहाँ खड़ी है। उसने दूर खड़ी औरत की तरफ इशारा किया। तभी उसकी नज़र पत्नी के पास खड़ी मीना पर पड़ी। वो सहस को बताने लगा था, पर कुछ कहे बिना ही उसके पास जाने लगा। वो मीना है क्या?
वो भी आई है क्या तुम्हारे साथ? सहस ने दिनेश को उस ओर देखते देखकर पूछा। हाँ जी, वो मेरी पत्नी से मिलना चाहती थी और कह रही थी कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो मूवी देख सके। सो मैं उसे और सुनीता मेरी पत्नी दोनों को एक साथ ले आया। दोनों मिल भी लेंगी और दोस्ती भी हो जाएगी। दिनेश बोला। ओह ठीक है, चलो मैं भी भाभी जी से मिल लेता हूँ। वैसे भी मैं अकेला हूँ, तुम लोगों के साथ ही मूवी देख लेता हूँ, कहकर वो दिनेश के साथ चल दिया। दिनेश, जिसे कुछ पता नहीं था, मन में मीना पर तरस खा रहा था। बेचारी मीना, एक दिन मिलता था बेचारी को अपनी स्ट्रेस दूर करने को, ये सर यहाँ भी पहुँच गए। बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। वो सहज से पहले पहुंचकर मीना को कवर करना चाहता था। उसे डर था कि कहीं मीना कुछ और न कह दे और सहज उनकी चोरी पकड़ ले, फिर वो बेचारी मीना को बहुत तंग करेगा। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी मीना और अपनी पत्नी के पास पहुंचा और बोला, मीना तुम आ गई, ये मेरी पत्नी सुनीता है, मैं इन्हीं से तुम्हें मिलाना चाहता था। वो उसे बताते हुए आंखों और हाथों के इशारों से मीना को बता रहा था कि उसके पीछे सहज है। नमस्ते दिनेश जी, नमस्ते भाभी जी। मीना भी उसके सुर में सुर मिलाने लगी। फिर सहज को देखकर जैसे हैरान हो गई हो ऐसे बोली, सर आप यहाँ, आप भी मूवी देखने आए हैं? हाँ, क्या मैं मूवी नहीं देख सकता? पहले इस दिनेश ने भी ऐसे ही हैरान होकर पूछा था। भाई चाहे मैं तुम्हारा बॉस हूँ पर मुझे भी मूवी देखने का शौक है, सहज बोला। नहीं सर, हमारा वो मतलब नहीं था। सुनीता ये हमारे बॉस हैं। दिनेश ने मीना को बचाते हुए अपनी पत्नी को सहज से मिलवाया। सुनीता ने सहज को नमस्ते कहा। मूवी देखने जाना है या यहीं रुकना है? मीना तुम अपनी टिकट मुझे दे दो और आने के लिए और ले आओ। सहज ने बॉस की तरह अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया, खाने के लिए कुछ ले आओ। सर मेरे पास 2 टिकट है, मेरी फ्रेंड भी आने वाली थी, अभी फ़ोन आया कि वो नहीं आ रही है, सो यही सोच रही थी कि ये किसको दे दूँ, आप ले लीजिए। मीना भी जानबूझकर उदासी से बोली, चलो दिनेश। सहस ने मीना से टिकट लेते हुए कहा। सहस आगे चल दिया। मीना दिनेश को दिखाने के लिए मुंह सा बनाकर अपनी बेबसी जताई। दिनेश ने भी मुंह बनाकर अपनी बेबसी जताई। दिनेश और उसकी पत्नी की सीट लेफ्ट साइड थी, मीना और सहस की सीट राइट साइड थी। दिनेश अपनी वाइफ को ले गया, पर उसे मीना के लिए अफसोस हो रहा था। मीना भी उसे मुड़कर देख रही थी। अंधेरे में किसी को कोई दिख नहीं रहा था। सहस और मीना बेझिझक बाहों में बाहें डाले बैठ गए। दोनों आराम से मूवी देखते रहे। इंटरवल में दोनों दूर होकर बैठ गए। दिनेश उनके पास आया और बोला, सर आप खाने के लिए कुछ लेंगे? मीना से पूछ लो, सहस अपने बॉसिया अंदाज में बोला। दिनेश ने मीना की तरफ देखा। वो बोली, ऐसा कीजिए पॉपकॉर्न और 2 कोल्ड ड्रिंक्स ला देना। उसने ऐसा कहा मानो बोर हो गई हो। दिनेश जाने लगा तो सहस ने उसे रोककर 500 का नोट पकड़ाया और बोला, ये लो, अपने लिए भी जो चाहे ले आना, मेरी तरफ से ट्रीट समझो। दिनेश ने थोड़ा आनाकानी के बाद पैसे ले लिए। फिर वो पॉपकॉर्न और ड्रिंक उन्हें देकर बचते पैसे सहस के पास को वापस करने लगा तो सहस बोला, ये आप रख लीजिए, ये मूवी मेरी तरफ से, कहकर सहस ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मूवी खत्म होने के बाद मीना ने दिनेश को फ़ोन किया। दिनेश जी, सर कह रहे हैं कि ऑफिस से कुछ फाइल्स लेनी हैं, बाद में वो मुझे मेरे घर छोड़ देंगे, सो मैं उनके साथ जा रही हूँ। दिनेश ने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। बेचारी मीना एक दिन भी चैन से नहीं रह पाई। बेचारी, ऑफिस में सर इससे बहुत काम करवाते हैं, इसकी तो किस्मत ही खराब है। आज इसने सोचा होगा कि चलो मूवी देखी जाए, तो जिसके साथ देखनी थी वो आई नहीं और उस पर जिस बॉस से बचने के लिए ये यहाँ आई वो भी उसे यहीं मिल गया। मिला ही नहीं, उसके साथ मूवी भी देखनी पड़ी। दिनेश ने अपनी पत्नी को बताया। कहीं इन दोनों में प्यार तो नहीं हो गया? सुनीता ने पूछा। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें किस एंगल से उनमें प्यार लगा? वो तो एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। सारा दिन सर इसे काम पे लगाए रखते हैं, एक पल भी बैठने नहीं देते। कभी ऑफिस आकर देखना, हमें तो इस बेचारी पर बहुत तरस आता है, दिनेश बोला। वहाँ से निकलकर सहस मीना को उसके घर छोड़ने चल दिया। दोनों रास्ते में दिनेश के बारे में ही बातें करने लगे। मुझे कभी कभी दिनेश भैया पर तरस आता है। बेचारे सोचते हैं कि आप मुझे तंग करते हैं और वे लोग मुझसे हमदर्दी करते हैं, मीना बोली। हाँ मुझे भी तरस आता है, पर क्या करें, प्यार और जंग में सब जायज़ है, सहस बोला। फिर वो उसे उसके घर से थोड़ी दूर छोड़कर चला गया। मीना वहाँ से पैदल ही घर आ गई। उन्हें पता नहीं था कि एक काली कार सुबह से उनके पीछे लगी थी। मीना के जाते ही वो कार भी वापस हो गई। उस कार में 2 शातिर से आदमी बैठे थे। उनमें एक राम शरण था और दूसरा संग्राम का चाचा।
देखा, ये संग्राम का छोटा भाई है। ये और इसकी मम्मी अब संग्राम से मिल गए हैं। संग्राम का पता भी चल गया है। वो अपनी मम्मी को और छवि के साथ मनाली में रह रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना हर्ष भी उनके साथ है। रामशरण ने चाचा को बताया। हा हा हा, चाचा जोर जोर से हंसने लगा। तुम हंस क्यों रहे हो? रामशरण बोला। जो तुम मुझे अब बता रहे हो वो मुझे बहुत पहले से पता है। जिसे वो अपना गुलाम समझ रहे हैं, असल में वो हमारा हुक्म का इक्का है। चाचा बोला। कौन सा गुलाम और कौन सा इक्का? क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। रामशरण संसोपंज में बोला। कोई नहीं, वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा, सब्र रखो। हम भैया और भाभी को छुड़ा कर ही रहेंगे। संग्राम मिन्नतें करता फिरेगा, उसके नाक ना रगड़वाई उससे तो मेरा नाम बदल देना, चाचा बोले। फिर वो कार तेज करके निकल गए। सहस घर आ गया। वो नहा धोकर आराम कर रहा था कि संग्राम का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, क्या हाल है? मम्मी भाभी सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। एक खुशखबरी थी, तुझे बताए बिना रहा नहीं जा रहा था, सोचा कि तुम्हें बता दूं। तुम चाचा बनने वाले हो, संग्राम ने बताया। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आपको और भाभी को बहुत बहुत बधाई। भैया भाभी का ध्यान अब पहले से ज़्यादा रखना। सहस बोला। हाँ चल ठीक है, मैं हर्ष को भी बता दूँ, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद करके हर्ष को फ़ोन लगाया। हर्ष ने भी नंबर देखकर झट से फ़ोन ऑन कर लिया। हेलो भैया, हर्ष तुम्हें खुशखबरी देनी है। छवि माँ बनने वाली है और तुम चाचा बनने वाले हो। संग्राम बोला। वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई आपने। मैं अभी मंदिर जाऊंगा, उस भगवान का शुक्रिया अदा करने जाऊंगा। भैया ये बात अभी औरों को ना बताइएगा, कहते हैं नज़र लग जाती है। हर्ष बोला। हाँ मम्मी भी कह रही थी, पर तुम और सहस तो हमारे अपने हो, इसलिए बताया, और किसी को नहीं बताऊंगा, कहकर संग्राम ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन सहस ऑफिस आया तो उसे ओम मिल गया। क्योंकि अब वो दूसरा डिपार्टमेंट संभालता था, इसलिए इनको कम ही इनकी मुलाकात होती थी। अरे ओम कैसे हो? सहस ने पूछा। मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए सब ठीक है? संग्राम सर और मैडम कैसे हैं? ओम ने पूछा। सब ठीक है। आपको पता है हम चाचा बनने वाले हैं, मतलब भाभी माँ बनने वाली हैं, सहस ने बताया। ओम बहुत खुश हुआ। वो बोला। बहुत बहुत बधाई हो, मैं अभी जाते ही सर को फ़ोन करता हूँ, कहकर वो अपने ऑफिस चले गए। एक विला में चाचा और रामशरण दोनों एक शानदार सोफे पर बैठे थे। वो काफ़ी सीरियस बैठे बातें कर रहे थे। इन लोगों की किस्मत बहुत तेज है, या कहें कि हमारी किस्मत अच्छी है। ये मौका बहुत ही बढ़िया है, अब एक्शन लेने का वक्त है, चाचा बोले। तुम भी ना कभी कभी अजीब सी बातें करते हो, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ती, रामशरण बोला। वो छवि ना माँ बनने वाली है, तो मैं यही कह रहा था कि ये मौका अच्छा है, अब काम करना चाहिए, चाचा बोला। ओह अब समझ आया, क्या कहा आपने? वो फिर माँ बनने वाली है, अब क्या करना है? रामशरण बोला। तुम बस देखते जाओ, कहकर चाचा ने फ़ोन किसी और को फ़ोन किया। हेलो, देखो अब एक्शन लेने का वक्त आ गया है, तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ, इस बार वो बचनी नहीं चाहिए। फिर फ़ोन बंद करके किसी और को फ़ोन लगाया। हाँ आज ही करना है, तुम किसी भी तरह बस उसे किडनैप करवा दो, दोनों को। किसको किडनैप करवाने की बात हो रही है? रामशरण ने पूछा। कहा ना तुम बस देखते जाओ, सब पता चल जाएगा, चाचा बोला। मीना अपना काम कर रही थी कि रिसेप्शन से फ़ोन आया। हेलो मीना, तुम्हें कोई मिलने आया है। मीना सहज से पूछने के लिए उसके कमरे में गई तो वो वहाँ नहीं था, तो उसने सोचा आकर बता दूंगी, सो वो बिना बताए ही नीचे चली गई। वो नीचे आई तो रिसेप्शन एरिया में कोई भी नहीं था। वो रिसेप्शनिस्ट के पास गई और पूछा, मुझसे मिलने कौन आया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। ओह आ गई तुम। वो बाहर फ़ोन सुनने गया है, वो सामने खड़ा है। मीना ने उसे पहचानने की कोशिश की पर वो उसे पहचान नहीं पाई। वो उसके पास गई और पूछा, आप मुझसे मिलना चाहते थे? सुनो, सहस हमारे कब्जे में है। वो सामने काली कार है ना, चुपचाप उसमें बैठ जाओ, नहीं तो सहस नहीं बचेगा। वो आदमी इधर उधर देखते हुए बोला। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ कि तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी कि सहस तुम्हारे पास है। मीना अंदर से बहुत डर गई थी, फिर भी हौसला करके बोली। हमें पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी, ये देखो, कहकर उसने किसी को वीडियो कॉल करके उसे कुर्सी पर बेहोश पड़े सहस की वीडियो दिखाई। वो कहाँ था?
मीना को कुछ पता नहीं चल रहा था। वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। चुपचाप उस कार में जाकर बैठ जाओ, सहस भी वहीं है। मीना बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। कार उसी वक्त चली गई। उसके बाद वो आदमी भी कुछ दूर जाकर कार में बैठ गया। मीना जैसे ही कार में बैठी, उसी वक्त किसी ने उसे कुछ सूंघा दिया। फिर वो लोग उसे एक सुनसान इलाके में ले गए। सहस की जब आंख खुली तो वो अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने सिर को हिलाया। उसे क्या हुआ था? वो सो गया था क्या? लेकिन उसे ऐसे पहले कभी नींद नहीं आई। आज ये क्या हुआ? उसने मीना के लिए बेल बजाई, लेकिन मीना नहीं आई। तो वो उठकर मीना के कमरे में गया। वो वहाँ भी नहीं थी। उसने देखा कि मीना का बैग वहीं पड़ा था। वो बाहर आया और दिनेश से पूछा, मीना कहाँ है? मुझे पता नहीं सर, दिनेश बोला। सहस जाने लगा तो नीलम बोली, सर वो मीना को रिसेप्शन से फ़ोन आया था। कोई उससे मिलने आया था। वो गई तो वापस नहीं आई। कहीं उसके घर में कुछ हो न गया हो। सहस अपने कमरे में आया और रिसेप्शन पर फ़ोन किया। रिसेप्शनिस्ट बोली, यस सर, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपने आज मेरे पीए को फ़ोन किया था कि कोई मिलने आया है, सहस बोला। हाँ जी सर, मैंने किया था। वो एक लड़का उससे मिलने आया था। फिर मीना उससे मिलकर वापस आ गई थी क्या? सहस ने पूछा। सर ये तो नहीं पता। असल में जब वो नीचे आई तो वो लड़का फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर निकल गया था और मीना उससे मिलने बाहर ही चली गई थी। मैंने उन्हें अंदर आते नहीं देखा। हो सकता है जब मैं वॉशरूम गई थी तो वो आ गई हों, पर मेरे सामने नहीं आई। उसने हर बात ढंग से बता दी। सहज सोच में पड़ गया कि कौन आया होगा। मीना ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मीना का तो कोई भाई भी नहीं है, फिर कौन उसे मिलने आया? उसके घर फ़ोन करके देखता हूँ, पर फ़ोन नंबर तो है ही नहीं किसी का, ना उसकी मम्मी का ना ही पापा का। तब उसने मीना के घर जाने की सोची, पर दूसरे ही पल उसने सोचा कि क्यों ना पहले सीसीटीवी ही चेक कर ले। सो वो कंट्रोल रूम की तरफ गया और रिसेप्शनिस्ट को भी वहाँ बुला लिया। वो सीसीटीवी फुटेज देखने लगे। उसमें मीना आई तो उसने रिसेप्शनिस्ट से बात की। उसने मीना को बाहर की तरफ इशारा किया। मीना उसी तरफ चली गई। मीना ने कुछ देर उस लड़के से बात की। वो लड़का इस ढंग से खड़ा था कि उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। कुछ देर बात करने के बाद मीना चलकर दूर खड़ी एक कार में जाकर बैठ गई और कार चली गई। सहस की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने छवि को फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो क्या करे? कुछ सोचकर वो कार निकालकर मीना के घर चल दिया। मनाली स्कूल प्रेयर के वक्त छवि को किसी का फ़ोन से मैसेज आया। ये संग्राम की कार की फ़ोटो थी, जो आगे से टूटी फूटी पड़ी थी। वो सोचने लगी कि ये क्या है। तभी उसी नंबर से फ़ोन आया। उसने कहा, हेलो, कौन बोल रहा है? मैडम, ये फ़ोटो में जो कार है आपके किसी जानकार की है? ये नंबर उन्होंने ही मुझे दिया है। उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। छवि के तो सुनकर ही होश उड़ गए। उसने बाहर देखा, मम्मी अभी लेक्चर दे रही थीं। सो वो अकेली हॉस्पिटल के लिए चल दी। उसे बाहर निकलते ही टैक्सी मिल गई। उसने ड्राइवर को हॉस्पिटल चलने को कहा। ड्राइवर ने मास्क पहन रखा था। उसने बिना पीछे देखे छवि के मुंह पर एक स्प्रे की। छवि को मुंह पर पानी सा महसूस हुआ। वो पानी साफ करने लगी कि बेहोश हो गई। ड्राइवर ने किसी को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से कोई बोला, इसे अहमदाबाद ले आओ। फ़ोन बंद करके ड्राइवर ने कार चला दी। लगभग 1 घंटे बाद छवि की आँख खुली। उसने सामने देखा, कार अब भी चल रही थी। अब ड्राइवर की बगल वाली सीट पर कोई गुंडा टाइप आदमी बैठा था और उसकी बगल में भी एक औरत बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर भी टेप लगी हुई थी। वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो किडनैप हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने मन ही मन संग्राम के ठीक होने की दुआ की। हे भगवान, संग्राम एकदम ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। भगवान, अब सब कुछ आपके हाथ में है, मेरे बच्चे को भी बचाना, वो मन में बोली। उसने देखा सामने पुलिस नाका था। उसने सोच लिया कि वो पुलिस को सब बता देगी। पुलिस वाले मुंह पर लगी टेप देखकर ही सब समझ जाएंगे। इसका मुंह खोल दो, उस गुंडे ने बगल में बैठी लेडीज़ को कहा। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, मैडम, तेरा हस्बैंड हमारे कब्जे में है। अगर तूने कोई गड़बड़ की तो उसे मारने में हमें देर नहीं लगेगी। मैं अभी अपने आदमियों को फ़ोन लगाता हूँ, कहकर उसने किसी को फ़ोन मिलाया। हेलो, मैडम के हस्बैंड को होश आया? नहीं आया।
अच्छा सुन, सामने नाका है। अगर पुलिस ने कार रोकी और मैडम कुछ बोली तो उसे गोली मार देना, वो गुंडा बेदर्दी से बोला। छवि घबरा गई। उसे उनकी बातों पर विश्वास हो गया था। कार नाके पर रुकी। पुलिस ने उन्हें रोका। कहाँ जा रहे हो? जी, ये मेरी पत्नी और माँ हैं, जिन्हें माता के दर्शन के लिए ले जा रहा हूँ, ड्राइवर के साथ बैठा लड़का बोला। पुलिस वाले ने कार में देखा कि अंदर सच में दो लेडीज हैं, तो उसने उन्हें जाने दिया। छवि चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पाई। उसे संग्राम की चिंता हो रही थी। वहाँ के बाद कार कई नाकों और टोल प्लाजों पर रुकी, पर छवि चुप ही बैठी रही। फिर वो कार सड़क पर भागने लगी। छवि देख रही थी कि कार मनाली से बाहर आ गई थी और नीचे की ओर जा रही थी। छवि भागने की सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि संग्राम अब भी उनके कब्जे में था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी गलती की सज़ा संग्राम को मिले। स्कूल। मम्मी प्रेयर के बाद ऑफिस में आई तो उन्होंने देखा कि छवि नहीं है। उन्होंने पियून को भेजकर पता लगाया तो वो कहीं नहीं मिली। वो सोच में पड़ गई कि कहीं छवि की तबीयत खराब तो नहीं हो गई, जो वो अचानक चली गई। उन्होंने छवि की सहेली टीचरों से पूछकर, किसी को कुछ पता नहीं था, पर वो छवि तो प्रेयर में गई हुई थी। तब मैडम ने मौली को फ़ोन किया। हेलो मौली। वो छवि तो नहीं आई यहाँ? नहीं मैडम जी। क्यों, क्या हुआ? मौली ने घबराकर पूछा। कुछ नहीं, मैं स्कूल में ही देखती हूँ, यहाँ दिखी नहीं तो तुझे पूछ लिया। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं, कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सारा स्टाफ भी ऑफिस में आ गया। सब छवि के बारे में पूछने लगे। शारदा जी बहुत घबरा रही थीं। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने संग्राम को फ़ोन किया। हेलो संग्राम, वो छवि नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं स्कूल असेंबली में गई हुई थी, वो यहीं ऑफिस में थी। यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थी। सारा स्कूल देख लिया, वो कहीं नहीं है। मैंने घर भी फ़ोन किया पर वो वहाँ भी नहीं है। संग्राम, मेरा दिल घबरा रहा है, वो रोते हुए बोल रही थी। मम्मी आप परेशान ना होइए, मैं देखता हूँ, वो मिल जाएगी, कहकर संग्राम ने फ़ोन बंद कर दिया। वो भी परेशान हो गया। उसने सिड को बुलाया और उसे लेकर स्कूल आ गया। स्कूल में वो नहीं थी। तब उसने मम्मी को घर पर छोड़ा और खुद सिड के साथ छवि को ढूंढने निकल पड़ा। उसने राजू को भी बुला लिया था। राजू ने कई टैक्सी वालों से पूछा। तब एक टैक्सी वाले ने छवि की फ़ोटो देखकर उसे पहचान लिया। उसने बताया, सर, एक कार स्कूल के पास आई और इन्हें बिठाकर ले गई। मैडम बहुत परेशान लग रही थीं। मैंने सोचा कि वो उनका कोई जानकार होगा। क्या, किस तरफ गई कार, कैसी थी, नंबर देखा था? संग्राम ने एक साथ उससे कई सवाल किए। वो काले रंग की डिजायर कार थी और उस कार पर गुजरात का नंबर था। मैं देखकर हैरान तो हो गया था कि गुजरात का नंबर यहाँ कैसे। फिर याद आया वो राजू ने बताया था कि आप लोग गुजरात से आए हैं, तो मैंने सोचा कि कोई घर का ही होगा। उसने सब बता दिया। फिर दाईं तरफ इशारा करते हुए बोला, हाँ वो उस तरफ गई थी। संग्राम, कहीं ये सिड कुछ कहने लगा था कि फिर चुप कर गया। संग्राम उसे लेकर बताई हुई डायरेक्शन में चल दिया। उन्होंने पुलिस नाके पर सिड ने छवि की फ़ोटो दिखाकर पूछा, सर आपने इनको देखा है? गुजरात की कार थी, काले रंग की। गुजरात का नंबर? हाँ, एक काली कार निकली थी, पर उसमें फैमिली थी, लड़का, उसकी पत्नी और उसकी माँ थी। कार ड्राइवर चला रहा था। क्यों, क्या हुआ? पुलिस वाले ने बताया। जी, वो मेरी पत्नी है, वो लोग उसे किडनैप करके ले गए। संग्राम ने दुखी होते हुए कहा। क्या? रुकिए, आप फिक्र ना कीजिए, हम आगे के टोल और नाकों को सूचना दे देते हैं, यहाँ से बाहर ना निकल पाएगा, कहकर उसने वायरलेस पर सबको सूचना दी। एक काले रंग की डिजायर कार जो गुजरात के नंबर वाली थी, उसे देखते ही रोक लेना। उनमें किडनैपर एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं, वो निकलने न पाए। सभी अलर्ट हो गए। संग्राम उन्हें फ़ोन नंबर देकर उस रास्ते पर चल दिया। अहमदाबाद। सहस काफ़ी सोचने के बाद मीना के घर गया और दरवाज़ा मीना की मम्मी ने खोला। दरवाज़ा खुलते ही उसने पूछा, आंटी जी मीना है? सहस, तुम आओ बेटा। वो मीना ना एक कंपनी में काम करती है, आई नहीं अभी, बस आने ही वाली है, तुम अंदर बैठो, आंटी ने उसे लिविंग रूम में बिठाते हुए कहा। उसने उसे बिठाकर वो किचन में चली गई। लिविंग रूम में मीना के पापा बैठे थे। सहस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, कहाँ से शुरू करे। फिर उसने हौसला करके कहा, अंकल जी, वो मीना मेरी ही कंपनी में काम करती है, वो कहीं चली गई है। आज शाम 3 बजे के करीब से वो किसी कार में बैठकर चली गई। मैंने हर तरफ ढूंढा पर वो नहीं मिली। आपका नंबर नहीं था, सो अब आपके पास आया हूँ।
आंटी जो पानी का गिलास लेकर आ रही थी सहस की बात सुनकर घबरा गईं। उनके हाथों से गिलास वाली ट्रे छूट गई। वो भागकर सहस के पास आई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरी मीना मिल नहीं रही, कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। बेटे, पुलिस रिपोर्ट की? अंकल जी ने पूछा। नहीं अंकल जी, मैंने सोचा पहले आपसे बात कर लूँ फिर जाऊँगा। आप चलेंगे? सहस ने पूछा। हाँ हाँ, मैं अभी कपड़े बदल कर आया, कहकर वो कपड़े बदलने चले गए। उसकी मम्मी भी उन्हें मीना की फ़ोटो और कुछ ज़रूरी कागज़ देने उनके पीछे चली गईं। सहस परेशान सा सोच रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे ओम का ख्याल आया। उसने ओम को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद था। तब उसने संग्राम को फ़ोन किया। संग्राम भी परेशान सा मनाली की सड़कों पर छवि को ढूंढता फिर रहा था। उसने सोचा कि सहस ने वैसे ही फ़ोन किया होगा, सो उसने फ़ोन उठाया नहीं। सहस ने फिर फ़ोन किया। इस बार संग्राम को लगा कि कोई ज़रूरी बात होगी, नहीं तो वो दोबारा फ़ोन न करता। सो उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो भैया, आप बिज़ी तो नहीं हैं? सहस को लगा कहीं वो मीटिंग में ना हो। हाँ बिज़ी तो था, पर तू बता क्या हुआ? तेरी आवाज़ ऐसी क्यों लग रही है जैसे तेरा कुछ दुख रहा हो? संग्राम ने कार साइड पर रोक कर बात की। सिड ने उसके साथ सीट बदली और उसे बगल की सीट पर बिठाकर खुद कार चलाने लगा। भैया, एक मुश्किल हो गई है। इससे पहले कि संग्राम उसे छवि के बारे में बताता, सहस बोल पड़ा। क्या हुआ? संग्राम ने सोचा कि बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। भैया, वो मीना पता नहीं कहाँ चली गई है। वो अपनी मर्जी से किसी की कार में बैठकर चली गई। आपकी इस शहर में बहुत जान पहचान है ना, प्लीज़ कुछ कीजिए। सहस रुआंसा सा बोला। क्या? ये कब हुआ और तू कहाँ था? संग्राम ने हैरान होकर पूछा। भैया, आज शाम 3 बजे के करीब कोई उससे मिलने आया था, उसी के साथ वो चली गई। भैया, अजीब बात है, उसी वक्त मुझे भी कुछ हो गया था। मैं पता नहीं कैसे सो गया, जब आँख खुली तब सब कुछ पता चला। सहस बोला। सहस, तुम चिंता ना करो, सिड अपने खास बंदे को फ़ोन कर रहा है, तुम उससे मिल लो। बाकी मुझे लगता है कि कोई हमारी फैमिली पर निशाना लगा रहा है। सहस, किसी ने छवि को भी स्कूल से किडनैप कर लिया है, हम भी कब से उसे ही ढूंढ रहे हैं। संग्राम ने बताया। क्या? भाभी भी? भैया, कहीं ये उस बुआ का काम तो नहीं? सहस ने पूछा। हो सकता है, क्योंकि पापा और चाचा तो जेल में हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। संग्राम सोचते हुए बोला। कहीं ये हर्ष का काम तो नहीं? सिड बोला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, संग्राम ने उसी वक्त कहा। भैया ठीक कह रहे हैं, हर्ष भैया ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले वो ऑफिस में आए थे, मेरे और मीना दोनों में अनबन चल रही थी, उन्होंने ही हमें मिलाया। सहस बोला। तूने अब उसे फ़ोन किया? संग्राम ने पूछा। नहीं भैया, मैं आपके बाद उससे बात करता हूँ। इस वक्त मीना के पापा के साथ थाने जा रहा हूँ। ठीक है भैया, आप सेठ भैया के बंदों का नंबर भेज देना, कहकर सहस ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मीना के पापा के साथ थाने चला गया। संग्राम और सेठ सड़क पर काफ़ी आगे निकल गए, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस का फ़ोन आया। हेलो, वो कार मिल गई है। फिर उसने संग्राम के फ़ोन पर एड्रेस सेंड किया। वो दोनों उसी वक्त बताई हुई जगह पर पहुंच गए। वो गुजरात के नंबर वाली कार वहीं एक घर के आगे खड़ी मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था और घर भी खाली था, वहाँ कोई नहीं था। वो जहाँ से चले थे वो वहीं पहुँच गए। संग्राम अब और भी घबरा गया, क्योंकि अब तक उन्हें कम से कम एक कार का सहारा तो था। कार का अब वो किसका पीछा करें? संग्राम को सबसे ज़्यादा एक ही बात सता रही थी कि छवि प्रेग्नेंट है। अगर इस बार उसके बच्चे को कुछ हो गया तो। वो सिर पकड़कर रोने लगा। संग्राम, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ अगर यहाँ कोई सीसीटीवी हो तो, कहकर सिड गली के आसपास चेक करने लगा। उसे गली के उस पार एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिखा। संग्राम, वो सामने एक कैमरा है, शायद उससे कुछ पता लग जाए। फिर पुलिस वाले से बोला, सर उस कैमरे की फुटेज मंगवा कर देखते हैं। पुलिस वाले उस कैमरे की फुटेज देखने लगे, लेकिन उन्हें वो कार अंदर आती दिखी। उसमें सिर्फ एक ही आदमी था, उसने भी मुंह पर पूरी तरह कपड़ा लपेट रखा था। सिर्फ उसकी आंखें ही दिख रही थीं और इससे उसकी पहचान करना मुश्किल थी। वो कार खड़ी करके आगे निकल गया। अब तो सिड की समझ काम नहीं कर रही थी। फिर कुछ देर सोचकर पुलिस वाले से बोला, सर अगर हम उस रास्ते में आते सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, इससे हमें ये पता लग सकता है कि ये लोग कहाँ उतरे हैं और अगर इन्होंने कार बदली है तो कौन सी कार में गए हैं।
संग्राम को उसकी बात ठीक लगी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा। वो बोला, ठीक है, मैं बात करता हूँ, कहकर उन्होंने अपने अफसर को फ़ोन किया। हेलो सर, एक औरत की किडनैपिंग का केस है। वो शरद डिज़ाइन के मालिक हैं, ना उनकी वाइफ हैं। सर, हमें कुछ लीड तो मिल गई है। हमें आगे की कार्रवाई के लिए फुटेज चेक करने की परमिशन चाहिए। अफसर ने परमिशन दे दी। वो लोग शहर के कंट्रोल रूम गए। उन्होंने हर सड़क के सीसीटीवी को बारी बारी से देखा। तब उन्हें वो काली कार दिख गई। उन्होंने देखा कि कार में लोग बैठे थे, पर शीशे बंद होने के कारण उनके चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। कुछ आगे आकर वो कार सड़क के एक तरफ गली में चली गई। कुछ देर बाद वो कार वहाँ से निकल गई, लेकिन अब वो कार बिल्कुल खाली थी। उन्होंने अब बाकी की कारों पर ध्यान दिया, लेकिन अब जो हुआ उससे वो सभी हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि 4 सफ़ेद रंग की डिज़ायर कारें उस गली में से निकलीं और सारी कारों में लोग बैठे थे। अब ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि किस कार में छवि होगी। उन्होंने हर कार की फ़ोटो को फ़ोन में सेंड कर लिया। फिर वो आगे की फुटेज देखने लगे कि कारें किस तरफ गई हैं। दुश्मन बहुत ही शातिर था। वो इनसे एक कदम आगे था। वो चारों कारें अलग अलग डायरेक्शन में चली गईं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि उन चारों को चेक किया जाए। उन कारों में से एक कार चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। संग्राम ने पुलिस को कहा, मुझे लगता है कि ये कार हो सकती है। आप यहाँ से अगली स्टेशनों पर पुलिस से बात करके इसकी खबर दे दो। हम प्लेन से चंडीगढ़ चले जाते हैं। हम वहाँ जाकर देखते हैं, संग्राम बोला। फिर सिड ने उसी वक्त 2 टिकट चंडीगढ़ प्लेन के लिए बुक करा दिए। वो दोनों उसी वक्त एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े, अहमदाबाद। मीना को होश आया तो वो एक कमरे में बंद थी। उसने देखा कि ये कोई स्टोर था। इसमें टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था। उसने खुद को देखा। उसके हाथ पैर बंधे थे और मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसका प्यास से बुरा हाल था, ऊपर से गर्मी बहुत हो रखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसने उसे किडनैप किया है और क्यों। उसकी या उसके पापा की तो किसी से दुश्मनी नहीं है। सहस ने मीना के पापा के साथ थाने में रिपोर्ट करा दी। उसके पापा को घर छोड़ने के बाद सहस सिड के दोस्त पीटर के पास गया। आप मुझे शुरू से बताइए, क्या, कब और कैसे हुआ, पीटर ने पूछा। कोई ऑफिस में आया था, वो उसे कार में बिठाकर ले गया। ये देखिए फुटेज, कहकर सहस ने उसे फ़ोन पर फुटेज दिखाई। उसने फुटेज देखी, फिर बोला, सिड बता रहा था कि उसी वक्त आपके साथ भी कुछ अजीब हुआ है। हाँ, असल में मैं उस वक्त अपने ऑफिस में सो गया और आसपास क्या हो रहा है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब होश आया तो इस बात को 1.5 घंटा हो चुका था। पीटर उसकी बात सुन रहा था, पर उसने सहस की तरफ देखे बिना ही पूछा, आपके कमरे में कोई आया था? मेरा मतलब है बेहोश होने से पहले। सहस ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो उसे याद आया। वो हैरान सा होकर बोला, हाँ, याद आया। ओम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, मैं वहाँ गया था। फिर हम दोनों ने चाय पी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पीटर ने फुटेज को लैपटॉप में डाला और एक ऐप खोलकर उसमें वो फुटेज डाली। कुछ ही देर में उसमें दिखने वाले का नाम और उसकी आईडी उसमें आने लगी। पीटर ने उससे पूछा, ये ओम कौन है? वो हमारा बहुत पुराना साथी है। वो संग्राम भैया का पीए था। अब वो हमारी कंपनी में ही डायरेक्टर है। क्यों, आप क्यों पूछ रहे हैं? सहस बोला, मुझे ये तुम्हारा ओम कुछ चालाक सा आदमी लगता है। कहीं वो तुम्हें बुद्धू तो नहीं बना रहा? पीटर ने पूछा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। भैया का काफ़ी वफादार है, सहस बोला। इतने में लैपटॉप पर कई खुलासे आने लगे। उसमें उस आदमी का जिसने मीना को बाहर बुलाया था की सारी डिटेल आ गई। उससे पता चला कि ये एक शातिर गुंडा था। पीटर ने उसकी कंपनी की फुटेज को हैक करके उसने देखा कि वो आदमी वहाँ करीब 1 बजे से था। 1 बजे उसे ओम मिलने आया। पीटर उसे पहचानता नहीं था, सो उसने पूछा, सहस जरा इसको देखो, ये कौन है? सहस ने आगे होकर देखा तो वो ओम था। वो हैरान हो गया, फिर कुछ सोचकर बोला, यही ओम है। ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी ओम को भी उठाना चाहता हो या ओम को इस पर शक हो। सहस, तुम कुछ ज़्यादा ही भोले हो। तुम्हें उसके हाव भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखो, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, ये ओम उससे ऐसे बात कर रहा है मानो उसे जानता हो, पीटर बोला। आपका सोचना है कि ओम इनके साथ मिला हुआ है? आपकी बातों से मुझे भी अब तो शक सा होने लगा है। उसने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया? फिर चाय क्यों पिलाई? पीने के बाद वो मुझे मेरे कमरे में कब छोड़ कर गया मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? सहस बोला, हाँ, हम यही सोच रहे हैं। अब आपको उससे सचेत रहना होगा और मैं उस पर नज़र रखने के लिए किसी को कहता हूँ।
और मीना को ढूंढने के लिए भी टीम भेजता हूँ। आप ऐसा शो कीजिए जैसे कुछ पता नहीं चला, कहकर पीटर ने उसे भेज दिया और मीना को ढूंढने के लिए अपने आदमी भेजे। वो बोला, तुम लोग आर गैंग को जानते हो? जी सर, उस गैंग का किशन है ना, उसे पकड़ो और तब तक तोड़ो जब तक वो उससे सब उगल ना दे। हमने लड़की को हर हाल में बचाना है, पीटर बोला। वो लोग काम पर लग गए। सहस वापस आता हुआ सोच रहा था कि क्या ओम ऐसा कर सकता है। उसने संग्राम को फ़ोन किया। हेलो भैया, कुछ पता चला? बहुत ही शातिर है कमीना, उसने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। वो कार शायद अहमदाबाद ही आई। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि दोनों किडनैपिंग का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। हम लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं फ़्लाइट लेकर और कार से पहले पहुंचकर उनका रास्ता रोक लेंगे। तुम्हारे यहाँ का हाल क्या है? भैया, यहाँ भी कुछ पता नहीं चल पाया है। मैं सिड भैया के ऑफिस गया था। वो पीटर ने बहुत हेल्प की। भैया, एक बात और है, हमें ओम पर शक हो रहा है। मीना से 2 घंटे पहले वो उस आदमी से मिला था जो मीना को लेकर गया। फिर मुझे भी ओम ने अपने कमरे में बुलाकर चाय पिलाई जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने ऑफिस में था। ये उसने इसलिए किया ताकि मैं मीना की किडनैपिंग में कोई अड़चन ना डालूं, सहस बोला। सहस, बुरे वक्त में हम सब पर शक करने लगते हैं, पर मैं ओम को जानता हूँ। वो जान दे देगा पर मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं करेगा। वो मेरे लिए तुम लोगों जैसा ही है। तुम उसे कुछ ऐसा मत कहना कि कल को शर्मिंदगी हो, संग्राम बोला। सिड जो उसके पास बैठा था वो फ़ोन लेकर सहस से बोला, सहस, ये संग्राम बहुत ही अच्छा है, इसे सब अच्छे लगते हैं। मेरा तो मानना है कि हर्ष और ओम दोनों ही शक के घेरे में आते हैं। भैया, पर ओम ऐसा क्यों करेगा? सहस ने पूछा। सिंपल सी बात है, देखो तुम्हारे जाने से पहले कंपनी कौन संभाल रहा था? ओम। अब कंपनी का सीईओ रहने के बाद अचानक से वहाँ से हटाकर उसे डायरेक्टर बना दें तो क्या वो खुश होगा? वो संग्राम से बुरी तरह गुस्सा हो गया होगा। इतना रीजन है, इतना रीजन कम है क्या? तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन वो ऐसा नहीं है। तुम लोग देख लेना। अच्छा सहस, हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, हम चंडीगढ़ पहुंचकर बात करते हैं। तुम हर्ष से बात कर लेना, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। सहस घर आ गया पर वो हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था, ना ही वो कुछ कर सकता था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि उसे हर्ष ने रोका। कहाँ खोए हो भाई? सामने बैठा भाई नहीं दिखा? ओह हर्ष भैया, सॉरी, मैंने देखा ही नहीं। मुझे भी आपसे बात करनी है। भैया, आज बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है, सहस ने सोफे पर बैठते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? सहस उसका रिएक्शन देखना चाहता था और उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे कुछ पता नहीं था। भैया धीरे बोलिए। वो आज मीना को किसी ने किडनैप कर लिया है और उधर संग्राम भैया का फ़ोन आया कि छवि भाभी को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं तो थक हार कर बैठ गया, लेकिन भैया अभी भी उस कार को चेस कर रहे हैं। वो लोग चंडीगढ़ के लिए निकल पड़े हैं। भैया का सोचना है कि ये सब कोई यहीं से हैंडल कर रहा है, क्योंकि भाभी को किडनैप करने वाली कार भी गुजरात नंबर की थी। वो जिस रूट से आ रहे हैं उससे लगता है कि वो यहीं आ रहे हैं, सहस बोला। तुम सारा दिन से अब मुझे बता रहे हो? तुमने और भैया ने अभी भी मुझे गैर ही समझ रखा है। मेरे माँ बाप, बुआ, फूफा सबने आपके साथ बुरा किया है, तो मुझ पर आप कैसे भरोसा कर सकते हो? हर्ष ने दुखी होकर कहा। अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों सोचते हो? असल में बात ही शाम को हुई। मुझे जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा कि मुझे पहले मीना के मम्मी पापा को बताना चाहिए। सो मैं उनके पास चला गया, फिर उनके साथ पुलिस स्टेशन चला गया। तब मुझे सिड भैया का ध्यान आया और वो डिटेक्टिव हैं तो यहाँ के बारे में जानते होंगे, ये सोचकर उन्हें फ़ोन किया। संग्राम भैया उनके साथ थे, तभी उन्होंने भी भाभी के बारे में बताया और कहा कि मैं आपको फ़ोन करके ना बताऊं बल्कि सामने बैठकर बताऊं। मैं सच कह रहा हूं, हमारे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। बस ये था कि आपकी पढ़ाई पर असर ना हो, कहकर सहस उससे लिपट गया। उसे डर था कहीं उसकी प्रॉब्लम दोबारा उठ ना खड़ी हो। कोई बात नहीं सहस, सॉरी, मैं भी ना क्या क्या सोचने लग जाता हूँ। हाँ भैया, ऐसे ही है। वो हर मुसीबत को अपने तक ही रखना चाहते हैं। अब क्या किया है? पुलिस कहाँ तक पहुँची? हर्ष ने पूछा। पुलिस का तो पता नहीं। हाँ, वो पीटर सिड भैया के दोस्त है ना, सर्च में शुरू कर दी है। अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है। वो कह रहे थे कि कुछ होगा तो फ़ोन करके बताएंगे, सहस बोला। ये किसका काम हो सकता है? मम्मी पापा तो जेल में हैं, बाकी बचे बुआ और फूफा, उनका काम हो सकता है। वो लोग पृथ्वी भैया के मरने के बाद से काफ़ी गुस्से में होंगे, उनका ही काम होगा, हर्ष बोला। क्या कह सकते हैं भैया?
मुझे तो मीना की चिंता हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। और भाभी का भी कुछ पता नहीं, बेचारी इतनी मुश्किल से माँ बनी है, दोबारा वही सब ना हो। सहस अपने हाथों को मलते हुए बोला, भगवान जी अब की बार उनके साथ बुरा मत करना। हर्ष ने हाथ जोड़कर दुआ की। मनाली मनाली पुलिस बताई हुई कार की तलाश कर रही थी। वो लोग उन्हें चंडीगढ़ वाले रास्ते पर ढूंढ रहे थे, जबकि वो तो कब की एयरपोर्ट से अहमदाबाद की फ़्लाइट पकड़ चुके थे। छवि को पता भी नहीं उसका पासपोर्ट इनके पास कैसे आया। इन्होंने सब कुछ पहले से ही सेट कर रखा था। वो चुपचाप उनका कहना मान रही थी। उसे डर था कि वो लोग संग्राम को कुछ कर न दें। मुझे मेरे पति के बारे में बता दें प्लीज़, वो ठीक तो हैं? उन्हें होश आ गया क्या? छवि जहाज़ में बैठने से पहले बोली। उस आदमी ने फिर से फ़ोन मिलाया और बोला, हाँ मैडम के पति को होश आ गया क्या? चलो ठीक है। हाँ सुनो, उसे भागने मत देना, गोली तैयार रखना। अगर मैडम ने कुछ गलत किया तो उनसे कुछ गलत किया तो ठोंक देना, उसने कड़कती आवाज़ में कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत कहना। मैं आपकी हर बात चुपचाप मान तो रही हूँ, छवि ने रोते हुए कहा। वो लोग मान गए और छवि को उस औरत और आदमी के साथ जहाज में भेज दिया। छवि ने सोचा कि वो अपनी किडनैपिंग के बारे में एक पर्ची पर लिखकर किसी एयर होस्टेस को पकड़ा देती है। फिर उसने सोचा कि ऐसा करने से वो लोग नाराज़ ना हो जाएं और कहीं गुस्से में मेरे बच्चे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं टिक के बैठूंगी। उनका जहाज़ उड़ ही रहा था कि संग्राम और सिड वहाँ पहुँच गए। वो जल्दी से चंडीगढ़ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने वहाँ चेक किया तो पता चला कि चंडीगढ़ के लिए कोई फ़्लाइट नहीं जाती। वो लोग परेशान हो गए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो लोग कार लेकर बाहर आ गए। उन्होंने कार से ही जाने का सोचा, तभी सिड को पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन आया। उसने उसी वक्त फ़ोन उठा लिया। वो बात यह है कि हम जिस कार को ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। उसमें एक फैमिली थी, लेकिन उसमें वो नहीं है जिसकी आपने फ़ोटो दी थी। वो सभी यहीं बैठे हैं। आप लोग आ जाइए, इंस्पेक्टर बोला। ठीक है, हम आते हैं, कहकर सिड और संग्राम उसी वक्त पुलिस स्टेशन की तरफ चल दिए। संग्राम सारे रास्ते सोचता रहा कि शायद छवि उन्हें उन्हीं लोगों में हो। वो लोग कुछ ही देर में थाने पहुंचे। संग्राम कार से उतरते ही जल्दी से अंदर गया। अंदर दो औरतें और दो आदमी बैठे थे, लेकिन छवि उनमें नहीं थी। संग्राम ने उनसे पूछा, छवि कहाँ है? कौन छवि? कब से पुलिस वाले भी यही पूछे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी छवि को नहीं जानते। हमने तो एयरपोर्ट से ये कार ली थी, अब अपने घर जा रहे हैं। ये लोग हमें क्यों पकड़ लाए पता नहीं, उनमें से एक लेडी बोली। संग्राम ने इंस्पेक्टर की तरफ देखा, फिर उनसे पूछा, ड्राइवर कौन है? जी मैं हूँ जी। एयरपोर्ट किसको लेकर गए थे? सिड ने पूछा। जी मैं रोज़ ही एयरपोर्ट से सवारियाँ लाता हूँ, वो बोला। संग्राम ने इंस्पेक्टर को इशारा किया। इंस्पेक्टर ने ड्राइवर के गले को पकड़कर उसे डराते हुए कहा, झूठ बोलता है, इसे अंदर ले जाकर इसकी सेवा करो, फिर सच बोलेगा। दो तड़के तगड़े पुलिस वाले उसे पकड़कर साइड वाले कमरे में ले जाने लगे तो वो डर गया और वो बोला, मैं बताता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर न ले जाइए। पुलिस वालों ने उसे इंस्पेक्टर के सामने बैठा दिया। उसने बताया, मुझे मेरे दोस्त ने 3 लोगों को एयरपोर्ट पहुँचाने को कहा था। मैं उन्हें छोड़कर आया तो मैंने सोचा कि खाली जाने से सवारी बिठा लेता हूँ, इसलिए इन्हें बिठा लिया। हमें तो जाने दीजिए, वो आदमी बोला। एक मिनट, इस ड्राइवर को भी छोड़ते हैं, अब उसी के साथ जाना, पुलिस वाला बोला। जो बात तूने अब बताई, पहले क्यों नहीं बता रहा था? इंस्पेक्टर ने ड्राइवर से पूछा। वो उन लोगों ने मुझे दुगना किराया दिया था और कहा था कि किसी को बताना नहीं। वो जो मैडम आप दिखा रहे हैं वो भी थी इसमें, ड्राइवर पुलिस के डंडे को देखकर बोला। तूने उन्हें एयरपोर्ट कब छोड़ा था? उन्होंने कहाँ की फ़्लाइट ली है? संग्राम ने पूछा। मैंने उन्हें करीब 2 घंटे पहले छोड़ा था, बाकी सब हमें कुछ नहीं पता। हम तो बस उन्हें एयरपोर्ट के बाहर छोड़ाए, ड्राइवर बोला। कुछ देर इंस्पेक्टर और संग्राम उससे ऐसे ही सवाल करते रहे। फिर उन्होंने उसे उस फैमिली को छोड़ने भेज दिया। संग्राम और सिड उसी वक्त इंस्पेक्टर के साथ एयरपोर्ट की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने 2 घंटे पहले आने वाली सारी फ़्लाइट्स के बारे में पूछा। तब उन्हें पता चला कि इस दौरान एक फ़्लाइट मुंबई के लिए और दूसरी अहमदाबाद के लिए निकली थी। सिड और संग्राम ने एक दूसरे की तरफ देखा। अहमदाबाद का नाम आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ज़रूर ये वहीं से जुड़ा हुआ है। संग्राम ने उसी वक्त सहस को फ़ोन किया। सहस और हर्ष बैठे बैठे बातें कर रहे थे। हर्ष ने नाम देखकर झट से फ़ोन उठा लिया। हेलो भैया। हाँ जी, क्या? भैया, मैं हर्ष भैया के साथ ही बैठा हूँ। उसने संग्राम के कहने पर स्पीकर ऑन कर दिया। वो लोग फ़्लाइट से छवि को लेकर अहमदाबाद आ रहे हैं।
तुम लोग एयरपोर्ट जाओ, शायद तुम उन्हें वहीं पकड़ सको और छवि को बचा सको। हम अगली फ्लाइट से आते हैं, संग्राम ने कहा। ठीक है भैया, हम लोग निकलते हैं, कहकर हर्ष और सहज जल्दी से कार लेकर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।